अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं धनक और ये है धनक जिंदगी की धूप जहन की बारिश। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछली बार हमने बात की थी कि नफ्सियात के डॉक्टर और क्लिनिकल माहिर नफ्सियात में आखिर फर्क क्या होता है। क्या उनके काम में कुछ अलग है या वो दोनों एक ही तरह का काम करते हैं? तो मैंने सोचा आज एक और इसी तरह के मौजूद पर लाया जाए, एक और माहिर नफ्सियात को देखा जाए, समझा जाए। और वो हैं दफातर में जो माहिर नफ्सियात आपको मिलेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। क्या उनकी वाकई दफ्तर में जरूरत है? क्या दफ्तर में माहिर नफ्सियात की कोई जरूरत होती है? हम तो ये कहते हैं कि भाई और मतलब दफ्तर में तो सब लोग ठीक ही होते हैं, लोगों को नौकरी मिली है, तो उसमें क्या माहिर नफ्सियात की जरूरत पड़ सकती है? और ये भी कहा जाता है कि एचआर तो है ही ना, वो देख लेगा उनके मामले। तो क्या एचआर और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट एक ही काम करते हैं? क्या उनमें कोई फर्क है या नहीं? चले देखते हैं। आज भी हमारे पास एक मेहमान मौजूद है, कि एक नहीं दो मेहमान मौजूद हैं। एक वो जिनका ताल्लुक एचआर से है और एक वो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का वजूद दफ्तरों में क्या होता है, और ये कि क्या उनकी वाकई में जरूरत है, और उनका और एचआर का क्या काम है। क्या उन दोनों का काम अलग है, एक जैसा है? चले देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। ये है मिस निदा सुमरो, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये पीएचडी कर रही हैं। क्या हाल है आपके? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया धनक आपको मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट आपके साथ आके आज जो भी आप अपना एक काम कर रही हैं, लोगों को मेंटल हेल्थ और नफ्सियात के बारे में जो आप इसकी आगाही फैला रही हैं, इसके अंदर एक आप बड़ा काम कर रही हैं। मैं सच्ची बात खुश है, हूँ कि मैं मैं इसका खुद हिस्सा। बहुत ऑनर्ड हूँ कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला, क्योंकि ऐसा मतलब एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए वक्त निकाले, इट्स वेरी बिग थिंग। तो आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड बहुत कि मेरे आपने। लिए खुशी की बात है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है दैट आपने मुझे जो है वो याद रखा और इस काम के लिए आपने मुझे जो है जी, तो yes. आप अपना थोड़ा सा तारुफ देना चाहेंगी? अपार्ट फ्रॉम बहरिया आप वहां पे काम कर रही हैं एज ए टीचर, लेकिन इसके अलावा आप क्या कर रही हैं? अ, वैसे मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मेरी जो सारी मेरी जो एजुकेशन है वो सारी रिलेटेड टू साइकोलॉजी है। मेरा बैचलर्स भी साइकोलॉजी में था और इस वक्त करंटली मैं पीएचडी की स्कॉलर हूँ और मेरा पीएचडी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में है। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में जैसे हम आगे आगे चलेंगे मैं आपको क्लियर आउट करूंगी कि क्या है, ये कौन सी साइकोलॉजी है, किस तरह के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना साइनॉप्सिस जमा करा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पीएचडी जो है वो चल रहा है। उसके अलावा मैं बैरियर यूनिवर्सिटी में एज़ अ विज़िटिंग फैकल्टी पढ़ा रही हूँ 2016 से। और मैं मास्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रही हूँ, बैचलर्स के भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ। सो ऑर्गेनाइज़ेशन साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। उसके अलावा मैं फुल टाइम कहीं पे जॉब नहीं करती, लेकिन मेरा काम का जो नौइयत है वो ऐसी है कि जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ पे एज़ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर या फिर अ, उस प्रोजेक्ट के लिए उसी थोड़े दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जो भी उस प्रोजेक्ट के काम के लिए जहाँ पे लोगों की इंटरव्यू में सिलेक्शन होती है, जहाँ पे एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस हम मेज़र करते हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट जिसको हम बिल्कुल। अ, वर्क प्लेस में करते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है। सो तकरीबन ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए हैं कि जी इस फील्ड में मैं अलग-अलग जगह
जगहों पे अलग अलग चीजें जो हैं वो करने में मसरूफ हूँ, प्लस टीचिंग मेरा एक बिल्कुल। हैप्पी जगह है जहाँ पे मुझे मजा आता है पढ़ाने में, सो दैट इज व्हाट आई डू फॉर अच्छा, माय तो ओन। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ये है क्या? मतलब अ, इसका अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि आखिर कैसी फील्ड है, क्या फील्ड है, इसमें होता क्या है? अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी ताकि क्लैरिफाई हो लोगों को कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी लोगों से बात करती हूँ कि जी मैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो लोग 2 मिनट में से पूछते हैं कि जी ये क्या है। तो मैं उनको एक थोड़ा सा तफसील में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। अच्छा, सबसे पहले हमें पता है कि जी साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, विच इसको मैं ट्रांसलेट करूँ उर्दू में कि आप किस तरह से आपके दिमाग में और आपकी हरकत या आपके फेल में क्या चीजें हैं जिसके जो कि हम पढ़ते हैं उसके बारे में। सो इन सिंपल वर्ड्स, इन अगर एक आम सी ज़बान में मैं ये समझाना चाहूँ कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी सिर्फ़ जैसे आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ह्यूमन बीइंग्स, इंसान जो है वो किस तरह काम कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, बिहेव कर रहा है, उन सारी स्टडीज़ को हम साइकोलॉजी के अम्ब्रेला के नीचे हम लोग लेके आते हैं। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल वर्ड जो है वो निकला ऑर्गेनाइजेशन से। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों और उनका एक मकसद हो जो कि वो अचीव करना चाहते हैं, जो कि वो ठीक। पूरा करना चाहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट उसके अंदर उसकी शाखें होती हैं, उसके अंदर लोग अपने लेवल के ऊपर या अलग-अलग लेवल के ऊपर अलग-अलग फंक्शंस के तहत काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा जी, अब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अगर हम डिफाइन करना चाहें इस हिसाब से, सो इट इज द स्टडी ऑफ लोग जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है। जो भी इंसानी प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, द माइंड, हमारा रवैया, हम किस तरह से बात करते हैं, हम किस तरह से काम में जो है वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हम किस तरह काम से दूर भाग रहे हैं या हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीजें जो जो भी इंसानी एलिमेंट है जो भी हमारा काम करने का है, उसकी सारी स्टडी, उसके अंदर कैसे इंसान को चूज करना है, किस काम के लिए किस तरह के इंसान की जरूरत है, किस तरह की खुसूसियात चाहिए हैं एक मैनेजर को मैनेजर बनाने के लिए, एक ऑफिसर को ऑफिसर बनाने के लिए। सो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर, और इसका इस्तेमाल भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, मिसाल के तौर पे एमबीबीएस जब हम करते हैं तो जी डॉक्टर बन गए, तो जी साइकोलॉजिस्ट तो हम बन गए, ठीक है। इसके बाद एक सब स्पेशलिटी है, ये एक डिफरेंट ब्रांच है जिसके अंदर मिसाल के तौर पे मैंने एमबीबीएस किसी ने किया, उसके बाद उस बंदे ने जाके कार्डियोलॉजी में मिसाल के तौर पे एमसीपीएस कर लिया, तो वो दिल का डॉक्टर बन गया। सो इसी तरह साइकोलॉजी में स्पेशली वो साइकोलॉजी जो कि वर्क प्लेस जहाँ पे लोग काम करते हों, उस साइकोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं एज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इट्स बिल्कुल वैसा ही जैसे बेसिक डॉक्टर बन गए, अब इसके पास दिल का डॉक्टर बन गया, अब दिल के डॉक्टर में भी कोई बच्चों के दिल का हाँ, डॉक्टर है, बड़ों के दिल का डॉक्टर है, पेसमेकर बिल्कुल। लगाने वाला अलग है, जी। एंजियोग्राफी करने वाला अलग है। सो हमारे पास बहुत अलग अलग किस्में हैं। इसी तरह एक जनरल साइकोलॉजी की अम्ब्रेला में हमारे पास बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उसमें से एक
स्टाफ जो कि खुसूसन उन लोगों के ऊपर काम करती है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस जिसको हम बोलते हैं वहां पे काम करते हों, उस ब्रांच को हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुकैना, क्या हाल है आपके? Walaikum assalam, Dhanak. I'm totally fine, Alhamdulillah. How are you doing? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुकैना है, ये एक HR कंसल्टेंट है। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी मेरे व्यूअर्स को? Currently, मैं एक reputable organization में काम कर रही हूँ and बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए, but it's been 1 year that I'm in a learning process. I'm young, that you guys can totally see. बट ये है कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया एक रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जहां मैं HR की ड्यूटीज परफॉर्म कर रही हूँ एंड द जर्नी इज गोइंग ऑन। जी बिल्कुल, वो सफर तो चलता रहता है। वही मैं अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि आज इस सफर पे रहिए ताकि आपको नई नई चीजें पता चलती रहे, और आज भी इंशाल्लाह एक नई चीज इनको पता चलेगी कि HR आखिर है क्या। तो HR क्या है? धनक, अगर हम देखें कि HR इज बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स। बहुत आसान है कहना, बहुत आसान है सुनना, बट इसके पीछे बहुत मेहनत है। जो लोग ये कहते हैं ना कि HR करता ही क्या है, मैनेजिंग पीपल, लोगों को मैनेज करना सबसे बड़ा काम है। अगर हम चलें, हम नॉर्मली अगर HR को देखें तो इट्स एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर रिक्रूटमेंट भी आती है, हायर करना, वो सारा प्रोसेस, नौकरियां देना, बेसिकली इंटरव्यू लेना और सिलेक्शन बिल्कुल करना, इंटरव्यू लेना, काम के लिए प्रॉपर पूरी हायरिंग, जब वो छोड़ के जा रहे हैं तो उनके एग्जिट इंटरव्यूज देना, फायरिंग, कॉम्पनसेशन बेनिफिट, जहां हमें फायदे मिलते हैं कि हमने पर्टिकुलर जॉब क्यों करनी है, क्योंकि हमने अपनी नीड्स एंड वांट्स भी पूरी करनी होती हैं, अपने जरूरियात जिंदगी भी पूरी करनी होती है। तो HR एक ह्यूमन रिसोर्स, लोगों को मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स आते हैं, पेरोल आ गया, तनख्वाहें, सैलरी, एक इंसान इन दी एंड जॉब क्यों कर रहा होता है, बिकॉज ही और शी वांट्स मनी, पैसा चाहिए सबको। सो बहुत सी चीजें आती हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जिनके अंडर हंड्रेड्स ऑफ पीपल काम कर रहे हैं या थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज या उनके ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, अगेन जो कि बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उनमें हर HR की कंपोनेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे रिक्रूटमेंट है, लोगों को हायर करने का प्रोसेस है, लोगों से इंटरव्यू लेने का प्रोसेस है, लोगों को कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स हैं, सारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इसके हाइलाइट्स हैं, इन सब के अपने डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं एंड उसके अंदर मजीद 10-12 लोग आराम से काम कर रहे होते हैं एक एक कंपोनेंट के अंदर। सो आप लोग लाइक टोटली ये चीज इमेजिन कर सकते हैं कि मैनेजिंग पीपल, लोगों को मैनेज करना आसान काम नहीं है। सो दिस इज बेसिकली अ ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, तो चलिए ये समझ में आता है कि ये लोगों को, जैसे जब नौकरी के लिए वो लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, तब एक ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट काम करता है उनके रवैये को देखते हुए। तो एक तरह से HR का भी तो यही काम है कि वो इंटरव्यू लेते हैं नौकरी देने के लिए। तो HR से, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से क्या अलग है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट में? अच्छा, मुझे क्या आपको बात बताऊं कि अब दुनिया में ऐसी रिसर्चेज होना शुरू हो गई कि जी एक कॉन्सेप्ट है पर्सन जॉब फिट, कि जी इस काम के लिए इस तरह का इंसान। अच्छा, HR में, अच्छा हम HR से अलग नहीं है, अच्छा, हम ह्यूमन रिसोर्स के साथ बैठे हुए होते हैं। इट्स लाइक हम एक उनका हिस्सा हैं। हम हमेशा HR वालों के साथ, उनके साथ मिलके हम काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जॉब है वो हमारी साइकोलॉजिकल मीन्स हमारी नफ्सियाती क्वालिटीज या नफ्सियाती खुसूसियात को देखना है, और ह्यूमन रिसोर्स के जी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कितना तजुर्बा चाहिए, क्या
कितनी तालीम चाहिए उस मखसूस जॉब के लिए, क्या कितने अरसे का जो है वो आपका उस फील्ड के अंदर कितना आपने काम किया हुआ है, ये सारी चीजें एचआर करती है। एंड अब तक ह्यूमन रिसोर्स वालों का ही ये काम था कि जी वो लोग लोगों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट मींस नफ्सियाती असेसमेंट करते थे कि आया इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक कैंडिडेट आता है तो मैं उसको बोलती हूँ, मैं सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करती हूँ या मैं कोई ऐसे सवाल करती हूँ जिससे मुझे उसकी साइकोलॉजी पता चले। मेरा काम ये जज करना नहीं है कि वो कहाँ से क्या एक्सपीरियंस, कितनी क्वालिफिकेशन, क्या लेके आ रहे हैं। मेरा खुसूसी मकसद ये होता है कि मुझे एक इंटरव्यू में बिठा के मुझे ये बताया जाए कि ये जॉब का टाइटल है और ये खुसूसियात, साइकोलॉजिकल खुसूसियात हम इस इंसान में देख रहे हैं, देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगेन एक और मिसाल दे रही हूँ कि जैसे कोई ऐसा शख्स जिसका काम फ्रंट डेस्क मींस जहाँ पे लोगों से मिलने वाला काम हो, उस इंसान के अंदर हमें क्या क्या खुसूसियात चाहिए कि उस इंसान की बोलने की सलाहियत अच्छी होनी चाहिए, उस इंसान की जिस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट करता है दूसरों के सामने वो बहुत जरूरी होनी चाहिए है। अच्छा, उसको उस काम के रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हम इसी तरह, ये फ्रंट डेस्क जॉब है, अगर मेरे पास कोई ऐसा इंसान आता है जिसकी कम्युनिकेशन, जो बोलने की सलाहियत जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसका ऐसा काम है कि उसको ज्यादा लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है, तो मैं परेशान नहीं होंगी कि चले ठीक है इनकी बोलने की सलाहियत या लोगों से बात करने की सलाहियत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो मुझे काम चाहिए इस इंसान से, मेरे लिए उनकी वो सलाहियतें ज्यादा बेहतर, मतलब वो फिट है फॉर द जॉब। सो इसी तरह एचआर वाले भी हमारे साथ ही बैठे होते हैं, हम उनका पार्ट होते हैं। वो हमें जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं या कॉम्पिटेंसी या स्किल्स जिसे हम कहते हैं, वो हम मेजर करते हैं। इसके बाद उस जॉब की रिक्वायरमेंट, जो भी इस जॉब की जरूरियात हैं, उसके साथ साथ उस इंसान की जैसे बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह उसका अपना कंडक्ट है, कितना जो है वो रिस्पेक्ट आपको दिखा रहे हैं, कितने वो आपसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि लोग बात करते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, या किस तरह से हम ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि उनको सिचुएशन में डाल के कि जी अगर इस तरह आप करें तो क्या होगा, उस तरह करें तो हम क्या होगा। सो हमारा जो काम है एज एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, वो ज्यादा रिलेटेड है द क्वालिटीज या वो खुसूसियात जो कि साइकोलॉजिकली उस काम को अफेक्ट करें। ओके, अच्छा, तो एचआर के साथ और भी लोग काम करते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट यानी कि जो दफातर में माहिर नफ्सियात होते हैं, उनसे आपका काम किस तरह अलग है? मतलब क्या फर्क है आपके काम में, क्योंकि वो भी तो इंटरव्यू ही ले रहे होते हैं, राइट? बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी धना कि एचआर के जैसे कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एचआर का पार्ट है, एचआर से अलग नहीं है। ये हमने अज्यूम कर लिया है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती के पाकिस्तान में इतने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, या एचआर के साथ काम करने में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हायर नहीं किए जाते। ये हमारी बदकिस्मती है। बट आफ्टर कोविड पीरियड, ये कोरोना के बाद से जो सारा हुआ है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो मल्टीनेशनल थी, जो कि एक रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने अब हायर करना शुरू किए। तो एक ये मेन चीज सबको क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट एचआर डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उनका ही कंपोनेंट है, उनके साथ जुड़ के काम करने वालों में से। उनका काम अलग नहीं, कुछ तो उनमें बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल। जिस तरह के एचआर में
अब मैंने बताया HR एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर कॉम्पनसेशन बेनिफिट है। अब देखिए जैसे अगर हम सिर्फ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लें, मैं सिर्फ समझाने की बेसिस पे बात बताऊंगी कि एक रिक्रूटमेंट है, सिर्फ हायर करना है, इट्स नॉट लाइक के इतना आसान नहीं होता बस कैंडिडेट बुला लिया और इंटरव्यू ले लिया और हायर कर लिया। बिल्कुल पहले पूरी JD बनेगी, पूरा प्रोसेस होगा, इतने सारे लोग आ जाएंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, फिर उन बेसिस पे हमारे टारगेट कैंडिडेट्स कौन से, कि हमें कौन कौन सी ऑडियंस चाहिए, फिर हायर करना, फिर उनका इंटरव्यू लेना, फिर उसमें से मजीद सिलेक्शन करना, उनको क्या क्या चीजें देनी। तो जैसे ये एक चीज का पूरा फंक्शन है ना, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का एक अपना फंक्शन है। अलग इस तरह है कि एक HR अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक वो ह्यूमन बिहेवियर को ना पढ़ सके। इंसान और ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज या ऑर्गेनाइजेशनल हमारे जो काम करने वाले लोग हैं जिनको हम हायर कर रहे हैं, सब कुछ है, अगर हम इनकी बिहेवियर ही ना पढ़ें, सो एज एन HR पर्सन कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है, तो ये दो हाथ है, ठीक है जी, ये दो हाथ है, और जब तक ये दो हाथ नहीं साथ मिलेंगे तो ताली नहीं बज सकती। तो ऐसे ही जब तक हमें बिहेवियर नहीं पता चलेगा, हम अपने एक एम्प्लॉय का उसको ट्रेन कैसे करेंगे, उसकी लैकिंग्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे, या अगर कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय है तो भाई उसको रिवॉर्ड किस बेसिस पे दे रहे हैं, बोनस किस बेसिस पे दे रहे हैं। आप लोग का काम, HR का काम ये होता है कि बंदे को हायर करें, कि उसको बताएं कि उसकी नौकरी का क्या जो है, उसकी नौकरी किस चीज के साथ काम करना है, उसको किस तरह से काम करना है। और जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है, उसका काम है कि वो उसके रवैये को समझे और ये समझे कि वो किस तरह से चीजें समझता है, करता है, ताकि और वो चीज आप तक पहुंच सके, ताकि आप लोग उसको बेहतर तरीके से लेकर काम में चल सके, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में लेके चल सके, राइट। बिल्कुल बिल्कुल धनक, आपने बिल्कुल सही चीजों को इंटरप्रेट किया है, समझा है। मैं बस इतना समझाना चाहूंगी, एक HR जो है वो एक मैनेजमेंट और अपने एम्प्लॉयज के बीच मेडिएटर है। उनको यहाँ के मैसेजेस वहां, वहां की नीड्स यहाँ पूरी करना, वो एक मीडिएटर है। सो HR के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम है, जहां वो बिहेवियर समझे, जहां वो हमें बताएं कि इन फंक्शंस की या इन ट्रेनिंग्स की या इन लर्निंग एरियाज की नीड है, इन एक्टिविटीज की नीड है, या इन चीजों की नीड है। सो वी कैन प्लान जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, आई एम सॉरी मैंने आपकी बात को काटा, मैं नहीं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो वो HR और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट मिलके बनाते हैं। बिल्कुल, देखिए अगेन क्योंकि हम एक पाकिस्तान में रह रहे हैं, बट आई होप अगर आपकी हमारी बात बाहर तक भी जा रही है, सो पीपल कैन टोटली रिलेट, बिल्कुल अच्छे से लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि HR जब हम कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, बट उसूलन होना ये चाहिए। सो जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वहां मिलके काम किया जा रहा है एज एन HR पर्सन और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का, क्योंकि अगर ह्यूमन बिहेवियर एक HR का पर्सन, क्योंकि HR के अंदर तो बहुत सी ड्यूटीज आ रही हैं, सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, हायर भी करना है, प्लान भी देखना है, उसकी सैलरी भी देखनी है, उसकी छुट्टियां भी देखनी है एक एम्प्लॉय की, उसका लीव बैलेंस भी देखना है, पता नहीं क्या क्या देखना है। तो उसके बिहाफ पे हमारे पास एक स्पेशलिस्ट है जो कि हमारे एम्प्लॉयज का बिहेवियर समझ रहा है, वो हमें हम तक बहुत बताएंगे कि भाई ये नीड है, इन ट्रेनिंग्स प्लान को होना चाहिए, इस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो सकते हैं। सो वी प्लान, हम बैठते हैं, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि क्या बजट होना चाहिए, किस तरह वर्क किया जाएगा, किस तरह एक्टिविटीज प्लान होंगी, किस तरह सबके टाइम को हम मैनेज करेंगे। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है कि वो सबके टाइम मैनेज करे या उनको पता हो ये कब आएंगे कब, जैसे कि अब बहुत ज्यादा हमने नाइट जॉब्स की ट्रेंड देख ली है आफ्टर कोविड।
है, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंसिंग, कि काम और पर्सनल लाइफ में कोई बैलेंस रहा नहीं है। सो अब जब चीजें इतनी बढ़ हुई है, तो उससे पहले भी जब चीजें मैनेज हो रही थी तो एचआर ही कर रहा होता है, टाइमिंग क्या रहेगा एम्प्लॉय का, कब चेक इन चेक आउट रहे, तो इन सब चीजों को जब हमें बिहेवियर समझना होता है कि भाई हमारी परफॉर्मेंस क्यों लो आ रही है, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के ऊपर, स्टिल ही और शी इज नॉट गिविंग द बेस्ट, तो फिर हमें एक्सपर्ट की जरूरत है जो कि बिहेवियर समझ सके। तो अगेन बात है कि ताली दो हाथ से बजानी है तो बजेगी, वरना नहीं बजेगी। जब एचआर के साथ आप बैठे होते हैं तो कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की ख्यालात एक बंदे के बारे में मिल ना रहे हों, कि मतलब आपको लगता है कि वो शायद अनफिट है जॉब के लिए, वो नहीं कर सकेंगे बिकॉज जहनी उनकी मतलब उनकी जो बैठने का तरीका है या जवाब देने का तरीका है वो आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, तो ऐसा होता है? ऐसा बहुत दफा होता है कि एक दफा में जब आप मिलते हैं किसी से तो उस वक्त वो नहीं समझ आ रहा होता है, या नहीं उसकी ऐसी कोई बिहेवियर हो जाता है जिसकी वजह से एकदम से बंदा एक अपना नजरिया बना लेता है कि अच्छा इस इंसान ने ये किया है तो ये शायद अच्छा ना हो। ये बहुत दफा होता है। उसको रेक्टिफाई करने का या उसको सही करने का तरीका ये होता है कि हम एक तरह से किसी को भी जज नहीं करते हैं। हम अलग अलग तरह से लोगों को, मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, मिसाल के तौर पे आज मेरी परफॉर्मेंस या मेरा बोलना किसी तरह से सही ना हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि जी निदा इज अ बैड पर्सन, या निदा को बोलना नहीं आता, या निदा को पढ़ाना नहीं आता, या निदा को समझाना नहीं आता। हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं, हम इंसान को अलग अलग चीजों के थ्रू देखते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत एक कॉमन सी चीज है कि हम कभी किसी इंटरव्यू में जा रहे होते हैं, परेशानी हो रही होती है, घबराहट हो रही होती है, कौन लोग होंगे, कैसे सवाल करेंगे, तो जो पहली दफा आप किसी से मिलते हैं उसकी एक अपनी घबराहट जिसको बोलते हैं, वो एक नेचुरल सी चीज है। तो अगर अच्छा ऐसा नहीं होता कि जी आपका कैंडिडेट जो है, जो आपके पास काम करने के लिए आ रहा है या जॉब अप्लाई करने के लिए आ रहा है, वो आपकी क्राइटेरिया पे मैच ही नहीं कर रहा। ये सारी बातें हो रही हैं जबकि आपने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, लोग आए आपके पास इंटरव्यू पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस हैं वो कुछ तरह से मैच हो रही हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके। ये लोग जब हमसे बात करते हैं तो हम उसमें सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि जी आया ये बंदा इस टाइटल के लिए फिट है कि नहीं है। तो एक दफा अगर उसने कोई ऐसी चीज कर दी तो हम उसका वो नजरिया नहीं बनाएंगे, हम उसको दो तीन तरह से, मिसाल के तौर पे कि अगर एक मेरे पास इंटरव्यू के लिए एक कोई भी लड़की बैठी है या लड़का बैठा है, कोई भी नया न्यू रिक्रूट है मिसाल के तौर पे, और उसका मैं देख रही हूँ कि जी क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनकी पीछे वाला जो है वो जितना भी रिकॉर्ड है वो अच्छा है, जॉब के हिसाब से मैच है, लेकिन उस वक्त वो इंसान जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी हम कोई टेस्ट तो हम लोग उसको एक और मौका देते हैं कि अच्छा जी ठीक है, एक डिसएग्रीमेंट है या मुखालिफ हो गए दो लोग के, नहीं जी मुझे लग रहा है कि ये इंसान ठीक नहीं है, मैं कह रही हूँ नहीं ये इंसान ठीक है, तो हम उसको बैठ के डिस्कस करते हैं कि जी किस तरह से हम इंसान को इंसान होने का फायदा देते हैं। बेसिकली में भी वो घबराहट हो, साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहली बार देखने में इट्स नॉट द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली, टू समराइज दैट वी गिव ह्यूमन द ह्यूमन लेवरेज, क्योंकि एज एन इंसान देखें, अगेन वही बात है कि हम रोबोट या मशीन तो है नहीं, तो हमें घबराहट भी होती है, हम गुस्सा भी होते हैं, हम खुश भी होते हैं, हम और कभी कभी इतने यंग लोग आ रहे होते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए कि उनको पता ही नहीं होता कि इंटरव्यू में किस तरह से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ना। एंड देखिए इंटरव्यू का भी एक माहौल बनाया जाता है, उसका एक रीजन होता है, क्योंकि एक
ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बड़े लोग बैठे हैं, आपको रोजाना काम करना होता है, तो अगर हम ये एक माहौल बना के ना रखें तो ये बहुत नॉन सीरियस किस्म की जो है वो कन्वर्सेशन हो जाएगी। तो बिल्कुल। हमें लोगों को उस स्ट्रेस सिचुएशन में डालना होता है कि जी हमें देखना होता है कि किस तरह से जो है वो काम करें। बिकॉज देखिए मैं हमेशा बच्चों से बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट से बोलती हूँ जो कि अब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किताबों में, जब अब रियल लाइफ में, असली दुनिया में जब आप जाते हैं, चीजें बहुत अलग। तो इसलिए हम लोगों को एक दो तरीके से जज करते हैं, तो अगर वो सारी चीजों में नहीं आ रहे होते हैं फिर हम उसको ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, जब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट से बात करी थी तो उन्होंने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इदारे में, चाहे कोई कंपनी हो मल्टीनेशनल या फिर कोई स्कूल हो, हर जगह एक HR का जहाँ काम आता है वो ऑर्गेनाइजेशन का काम आता है। क्या आप भी यही समझती हैं? बिल्कुल मैं ये समझती हूँ, एंड मैं तो इस चीज को बहुत प्रमोट करती हूँ। जो लोग हमें अलग समझते हैं, मैंने इसीलिए बताया कि एक HR इज अ बिग सर्कल, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम है, जैसे हर कंपोनेंट का काम है, हर चीज का अपनी एक कहते हैं ना वैल्यू है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की भी वैल्यू। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ये कोविड के बाद चीज बहुत ज्यादा हो गई, माशाल्लाह से लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, लोगों में हो रहा है कि भाई एम्प्लॉयज की भी मेंटल हेल्थ होती है, उनकी भी परफॉर्मेंस हमने मैनेज करनी है। सिर्फ अप्रेजल्स देना या रिवॉर्ड्स देना या बोनसेस देना परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करता। समथिंग कभी कभी हमारे एम्प्लॉयज में बर्न आउट हो रहा होता है टू मच वर्कलोड की बिना पर, तो हमें वो चीजें मैनेज करनी है। और ये भी होता है कि घर के और काम के, मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं हो रहा होता, और पर्सनल लाइफ की कियोस होता है वो यहाँ भी आ रहा होता है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मतलब वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वही स्ट्रेस और परेशानी जो है वो काम में भी आ रही है। अचानक इतनी लाइक कोविड की ड्यूरेशन में इट वाज अ ब्लेसिंग एंड इट वाज अ कर्स, बोथ अ साइड। यहाँ पे जब कोविड आया तो हमें चीजें बहुत समझ में आई कि भाई एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है, अगर वो घर के एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर रहे हैं एंड घर में कोई बीमार है या किसी भी तरह के बच्चे रो रहे हैं, तो खाना नहीं बन रहा किचन में या शोर शराबा हो रहा है, दैट पीस ऑफ माइंड इज एब्सेंस। इसी तरह जब नॉर्मली भी पहले होता था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह चीजें काफी बेहतर होने की तरफ जा रही हैं, वी होप कि बेहतर हो जाए सब कुछ। अब जैसे अगर हम देख रहे हैं कि भाई बर्नआउट आ जाता है, लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, ऑफिस में जो हमारे वर्किंग आवर्स उससे ज्यादा हम लेट सेटिंग्स कर रहे हैं, हम घर लेट आ रहे हैं, तो देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। हमने इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना है, इन सब चीजों को, एंड एज एन HR पर्सन हम वन ऑन वन मीटिंग्स भी रखते हैं, हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी करते हैं, हम अपने एम्प्लॉय से बेस्ट प्लान भी उनका पूछते हैं कि भाई अच्छा अगर ऐसे वर्कआउट नहीं कर रहा तो ऐसे वर्कआउट कर, एंड उनके लिए हमें उन प्रॉब्लम्स को कंसल्ट करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का साथ लाजमी चाहिए। अगर जैसे हमारे यहाँ काफी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मतलब या आगाही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है क्या, और जब आप लोग साइकोलॉजिकल असेसमेंट उनको देते हैं, कोई रिटन फॉर्मेट भी होता होगा, राइट? तो कहीं कोई ऑफेंड तो नहीं होता कि ये क्यों भाई, हमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम नॉर्मल हैं? होता है लोग जरा सा ऑफेंड हो जाते हैं। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इंटरव्यू में तो हम लोग रिपोर्ट नहीं देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में तो आप लोगों को बताते हैं कि जी आप सिलेक्ट हो गए या आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो वहां पे तो हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती। हमें एक्सप्लेनेशन जब देनी होती है जब परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कंपनी की मर्जी के ऊपर होता है कि जी 6 महीने में, 1 साल में, या 3 महीने में, 4 महीने में, जब भी वो चाहे। परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या, ये एक तरह का एग्जाम है एम्प्लॉयज के लिए कि जी उनकी परफॉर्मेंस कैसी है या उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। Alright. अच्छा, हमने देखना है कि जी इनकी सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि कम्युनिकेशन कैसी रही, इनका टीम वर्क कैसा रहा, इनका मिजाज दूसरे लोगों से कैसा रहा। तो उस वक्त जब हम लोगों से बात कर रहे, देखें
फिर से मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी एक चीज से कभी भी हम किसी के ऊपर पूरी रिपोर्ट नहीं बनाते। हमने एक प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसे इसमें हम इंटरव्यू भी करते हैं, लोगों से हम रोल प्ले भी करवाते हैं, हम उसके अंदर लोगों से फॉर्मल असेसमेंट भी भरवाते हैं, सारी चीजों के बाद वो सारी रिपोर्ट कंपाइल होके इसके बाद जी वो एक पार्ट होता है जहाँ पे हम बिहेवियर, जैसे कि आपने किस तरह से अपना बिहेवियर, अब ये कंपनीज बताती हैं कि जी ये बिहेवियर हमने, या हमें पता होता है या हम हाईलाइट करते हैं कि जी ये बिहेवियर आपकी इस कंपनी के लिए फायदेमंद है, तो आपके लोगों को इसके अंदर ज्यादा रुझान होना चाहिए या इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो होता ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप फीडबैक दे रहे होते हैं तो लोग बाज दफा नाराज हो जाते हैं कि नहीं जी मैं तो बड़ा अच्छा हूँ इसमें, तो आपने मुझे कम कैसे दे दिया, या मैंने क्या नहीं किया जो आपने जो है वो हमें ये नहीं दिया। तो उनको एक बात समझाई जाती है कि कोई भी ऐसी चीज उस लम्हे में जब हम आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, बाज़ हम ऐसी भी चीजें करते हैं कि हम उनको कोई भी ऐसी एक केस सिनेरियो दे देते हैं और हम उनसे कहते हैं कि जी अब आप ये मसला सॉल्व करें। तो हम बैठ के से देख रहे होते हैं कि जी किसने किससे किस तरह बात की है, किसने किससे कितना जो है वो किसी को बोलने का मौका दिया है, या कितने लोगों को शामिल किया है, या खुद अकेला बोल रहा है या कुछ नहीं बोल रहा है। ये सारी चीजें कुछ ना कुछ शो करती हैं, ठीक है, कि किसी का टीम वर्क कैसा है, किसी की सारी चीजें कैसी हैं। उसमें लोग ऑफेंड हो जाते हैं समटाइम्स कि नहीं जी मुझे तो लगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ। ये ज्यादातर नहीं होता है क्योंकि लोग जब उस एक्टिविटीज में या परफॉर्मेंस अप्रेजल में बैठे होते हैं तो उस वक्त उनको भी अंदाजा होता है। देखें, मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, धनक से बेहतर धनक को कोई नहीं जानता है। तो मुझे पता है कि उस वक्त मैंने क्या किया, ये मेरे अंदर क्या कमी है, या मेरे अंदर क्या अच्छाई है, ये मेरे अंदर क्या बुराई है। तो जो लोग बाज दफा डिसएग्री करते हैं या नाराज होते हैं तो वो बाज दफा अपने इनसिक्योरिटी को बचा रहे होते हैं, या एक तरह के डिनाइल में होते हैं, या उनको ये लगता है कि हम कभी गलत नहीं कर सकते, जो कि एक इशू है छोटा सा, क्योंकि इंसान की लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। हम कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। दुनिया में 100% परफेक्ट इंसान की कोई जो है वो एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि जी हर चीज में आप ठीक हो। सो जब लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि जी आपने हमें 80% दे दिया जी, हम तो 100% है, तो हम उनको खुद कहते हैं कि आप खुद अपने आप को असेस करें इसी बात पे जो आपने कहा है कि जी क्या आपको लगता है कि आप 100% परफेक्ट हैं किसी भी चीज में, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। फिर वो एक कन्वर्सेशन चलती है जिसके अंदर हमको रियलाइज कराते हैं। बाज लोग डिनाइल में होते हैं कि नहीं जी मुझसे तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत सारे मसले जो हैं वो हम फेस करते हैं, बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं वो उसको उस इंसान को ब्लेम करें। बहुत फैक्टर्स होते हैं जिंदगी में, हमें नहीं पता कि कोई सोया रात में या नहीं सोया, हमें क्या पता किसी के घर में बिजली है या नहीं है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कभी चीनी की कमी हो जाती है, कभी आटे की कमी हो जाती है, कभी प्राइजेस बहुत बढ़ जाते हैं, कभी चीजें नहीं मिलती हैं, हमारे पास अनसर्टिनिटी है बहुत ज्यादा, कभी हालात खराब हो गए, मुझे नहीं पता वो एम्प्लॉय जो मेरे सामने आके बैठा हुआ है अगर उनसे शिकायत कर रहा है तो क्या उसकी बात कभी सुनी भी है किसी ने, क्या उसकी ग्रीवियंसेस मुझे पता है भी कि नहीं। कि मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, बार बार कह रही हूँ कि हम इंसान को ना इंसान होने का लेवरेज देते हैं। तो आप लोग क्योंकि काउंसलिंग भी करते हैं लाइक, या सिर्फ ये है कि आप लोग देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है? नो, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा जो है वो स्कोप है। मैं आपको बताती हूँ शुरू से कि हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के टाइम के ऊपर जब लोग रिक्रूट होते हैं या कहाँ से लोग रिक्रूट करने हैं
कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी वाली जबान यूज करके लोगों को अच्छा इमेज देख के, ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इमेज दिखा के हम लोगों को अट्रैक्ट करें। लेकिन देखें, किसी अच्छे एम्प्लॉय को लाने के लिए आपको उसको एक अच्छा माहौल भी देना जरूरी है। कभी भी एक तरफा चीज नहीं होती। जो एम्प्लॉयज अपनी ऑर्गेनाइजेशन से खुश होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी बदले में उनके लिए कर रही होती हैं। इससे होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जब अपने एम्प्लॉयज के लिए अच्छी चीजें कर रही होती है तो एम्प्लॉय का भी मोरल या उसकी भी अंदर से मोटिवेशन बढ़ती है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वापस दूं। तो हम शुरू होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसी की एक्सपर्टीज किसके अंदर है। वही मैंने जैसे आपसे बात की कि एमबीबीएस के बाद मैं कार्डियक स्पेशलिस्ट बन गई, अब मुझे आई एम पीडियाट्रिक कार्डियक स्पेशलिस्ट। सो इसके अंदर लोग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में बैठते हैं, जैसे पैनल इंटरव्यू में बैठ गए। अच्छा, इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग्स करवाते हैं जरूरत के तहत। मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंजाइटी मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं आपकी सारी, और जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स हैं कि किस तरह से आपने टीम में काम करना है, किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है, किस तरह से आपने जो है वो टीम वर्क बेहतर करना है, इस तरह की ट्रेनिंग्स हैं। प्लस इसके अलावा कोई भी ग्रीवेंसेस, जैसे कोई भी उनकी शिकायत है या कोई भी काम के हिसाब से, या देखें धनक प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ के, एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप है, टैबू है बहुत ज्यादा ना, कि जी आप साइकोलॉजिस्ट से बात करें, पता नहीं क्या मसला हो गया। बट बिल्कुल हर इंसान अपने साथ एक बैगेज लेके घूम रहा है। हमारे कंधों पे एक बैगेज होता है जो कि हम जैसे ही अपने काम की जगह पे पैर रखते हैं तो हम उसको साइड पे कर देते हैं, फिर जब हम घर जाते हैं तो वो उसके साथ होता है। सो हर इंसान अपने बैगेज के साथ आता है मेरे ख्याल में। और देखें, वर्क प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारते हैं। देखिए, 3 जगह हैं जहाँ पे हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारते हैं। एक हमारा घर सबसे पहला, इसके बाद हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी, इसके बाद उस जगह पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। देखिए, हम 9 से 5 बजे तक तो हम आधा दिन तो गुजार के आ गए ना, इसके बाद थोड़ी बहुत जो भी। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आप घर में हैं और आपको एज एन इंसान कोई इशू है, और आप जब काम के ऊपर हैं तो आपको कोई इशू नहीं हो सकता। घर का मसले काम पे भी आ सकते हैं, काम के मसले घर पे भी आ सकते हैं। तो जब डेली लाइफ में आपको कोई बंदा चाहिए कि आप उनकी ग्रीवेंसेस सुने या उनके काम से रिलेटेड उनकी कोई भी शिकायत सुने, उसको रिजॉल्व करें, तो काउंसलिंग, ग्रीवेंसेस सुनना, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मसले मसाइल अलग अलग किस्म के, जैसे कभी कोई हरासमेंट इशू है कि आप नहीं बात कर सकता, कोई अगर हरासा हो गया किसी के साथ, तो एटलीस्ट काउंसलर के पास आप आते हैं कि जी ये मसला हो गया है, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जी कोई एक बंदा जो है वो अननेसेसरी उसको तंग किया जाता है, पूरे डिपार्टमेंट में तंग किया जाता है, या एक कोई ऐसा बंदा होता है जो सबको तंग कर रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। प्लस एज एन इंसान आजकल के ज़माने में स्ट्रेस और एंजाइटी नज़ला और ज़ुकाम की तरह लोगों को है। एंड हमारे इर्द गिर्द इतने लोग हैं जिनको इस बात का एहसास ही नहीं। सो जब हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में जब हमें एक इंसान चाहिए जो कि हमारी अच्छी और बुरी बातें सुने, देन व्हाई नॉट आपकी वर्क प्लेस में कोई एक ऐसा इंसान जो आपकी गाइडेंस के लिए, जो आपकी साइकोलॉजिकल जरूरियात को पूरा करने के लिए वहां पे बैठे। तो आप लोग वेरी ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट करते हैं, काउंसलिंग का इतना ज्यादा काम उसमें नहीं होता या होता है? काउंसलिंग होती है। देखिए, हमारा काम ये है कि अब देखिए इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। कि सिंस हम लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग पूरी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम सारे डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। जिन लोगों को क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम में से ही लोग होते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान आता है कि जी मुझे ये मसला है, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको डायग्नोज कर देते हैं, एंड हमारा फर्दर काम ये होता है कि हम उनको किसी भी, अगर वो क्लिनिकल
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मीन्स कि अगर उनको क्लिनिकली हेल्प चाहिए, थेरेपी चाहिए, तो हम उनको रेफर करते हैं दूसरे लोगों को, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम पहचान लेते हैं, हम उनको एक गाइडलाइन दे देते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा थेरेपी नहीं करते उनको। बहुत ज्यादा मतलब उसकी नौयत ज्यादा है तो फिर आप लोगों को उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचाना होता है उस बात को, जी राइट? बिल्कुल, क्योंकि हमारा काम थेरेपी करना नहीं है, हम काउंसलिंग करते हैं जरूर कि जी वर्क इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे, हम उनकी जनरल वेलबींग पे बात करेंगे कि घर के मसाइल या वर्क के मसाइल या उसमें किस तरह से बैलेंस पैदा करना, वर्क लाइफ बैलेंस आपने सुना होगा, बड़ा जो है वो मशहूर टॉपिक है कि जी कैसे अपनी जिंदगी और अपने काम को जो है वो बैलेंस रखना है ताकि आप लोग जो है वो दोनों जगह पे खुश रहें। लेकिन इंसान है ना, कभी वर्क ऐसे हो जाता है, कभी घर ऐसे हो जाता है, कभी लाइफ ऐसे हो जाती है, कभी वर्क ऐसे हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई ऐसा आपके पास होना चाहिए जिससे आप जो है वो चीजें शेयर करें। तो हम लोगों की काउंसलिंग करते हैं, हम लोगों की ग्रीवेंसेस सुनते हैं, हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, लेकिन अगर हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि वो किसी क्लिनिकल डायग्नोसिस में फिट हो रहे हैं, तो हम उनको रेफर करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को। अच्छा ये बताइए कि चले आपको साथ तो चाहिए, कहीं ऐसा तो कभी नहीं होता कि प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि उनको कुछ लग रहा है कि बंदे का बिहेवियर सही नहीं है या वो जॉब के लिए फिट नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए वो बंदा आपको लगता है कि वो ये नौकरी कर सकता है और उसकी सारी चीजें बिल्कुल मिलती जुलती हैं और जो है हमें यही चाहिए तो हम तो इसी को लेंगे, ऐसा होता है? कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वो कहे कि नहीं भाई हमने जो ऑब्जर्व किया है या टेस्ट किया है वो ये कह रहा है तो हमें ये नहीं लगता कि ये बंदा सही है नौकरी के लिए? धनक कॉन्फ्लिक्ट कहाँ नहीं आता, व्हेन देर कहते हैं ना बर्तन है तो खटकेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो ह्यूमन बिहेवियर का नेचर है। नॉर्मली हम घर में ही आपस में बहन बहन भाई भाई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई रास्ता नहीं बन सकता। जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई एज एन प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे होते हैं लोग, तो उनका मकसद होता है कि हमारा टारगेट पूरा होना, हमारे फला पोजीशन के लिए हमें बंदा हायर करना है इस क्राइटेरिया का, देन देयर इज ऑलवेज अ वे, देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन, देयर इज ऑलवेज कहते हैं ना एक्सपर्टीज और लेवल के बिहाफ पर। देखिए कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, ट्रस्ट नहीं आते, हर जगह आते हैं, तो ये तो बहुत हाइपोथेटिकल बात हो गई कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। अगर सिर्फ एचआर भी बैठे हो ना, एक ही डिपार्टमेंट के 2 रिक्रूटर्स भी बैठे हो, तो उनके ओपिनियन में भी कॉन्फ्लिक्ट तो मतलब फिर वो रिजॉल्व कैसे करते हैं आप लोग? जैसा हम समझ रहे हैं वैसा आप नहीं समझ रही होंगी। रिजॉल्व अगेन कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन इज द की, एंड हमारे क्राइटेरियाज पे जो डोमिनेंट चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम डिग्री पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम एक्सपीरियंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कभी कभी हमें डिग्री चलती है कि हाँ ठीक है फला मास्टर्स होना चाहिए, फला बैचलर्स होना चाहिए, अगर हमारे कहते हैं ना मोटे मोटे कंपोनेंट्स, मोटे मोटे हाई रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, देन वी आर गुड टू गो। बट जहां ओपिनियन और हम ले सकते हैं कि नहीं, देयर इज अ पॉइंट कि हाँ हमें फला डिपार्टमेंट में एक इंट्रोवर्ट चाहिए, बट हमारे पास जो है वो एक थोड़ा सा हाइपर एक्टिव बंदा आ गया है, आसान अल्फाज में जिसको बहुत ज्यादा सबसे मिलजुलने का शौक हो, बातचीत का शौक हो, तो अगर वैसा बंदा आ गया तो वो सूटेबल पोजीशन के लिए सही नहीं है। एक छोटा सा सिनेरियो में, मैं बहुत पहले, मेरी पहली नौकरी थी, सब लाइक इट्स बीन इन काफी टाइम, तो वहां पे एक लड़की हायर करी एंड दैट वाज, उस लड़की को आदत ही थी डेस्क पे बैठ के काम करने की, बट बिकॉज उस ऑर्गेनाइजेशन में एचआर ने हायर किया था, बिल्कुल किया था, बट वहां एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट मिसिंग था। जब उन्होंने हायर कर लिया और उन्हें उस लड़की की नेचर का पता लगा कि डेस्क पे बैठ के काम ही नहीं कर सकती, हर थोड़ी देर बाद उसको बाहर जाना होता था, लैपटॉप उठाया बाहर, बुक उठाई बाहर, एंड दिस इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, दिस इज वेरी नॉर्मल, हर बंदे की अपनी नेचर है। बट वहां अगर हम उस चीज को पहले आइडेंटिफाई कर लेते तो हमें जो एक केओस मचा के, जहां पूरा ऑफिस जो है खामोशी से काम करता है, वहां एक लड़की बार बार आ रही जा रही है और डिस्टर्ब कर रही है, तो सबका काम डिस्टर्ब हुआ। तो इस तरह की जब चीजें आती है ना, तो अगर पहले हाईलाइट कर ले दैट इज अ गुड टू गो, बट तभी हर
हर बंदे के एज एन एचआर में अगर रिक्रूटर है तो हमें उतनी ही जरूरत है। अगर हमारे पास पेरोल का बंदा है जो कि हमें फाइनेंस हमारे डील करेगा तो हमें उसकी इतनी ही जरूरत है जितनी हमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को। अच्छा, कि जी एक वो और थेरेपी सवाल या ये जो भी कि उनको क्या ये सिर्फ मैनेजरियल या कंपनीज के लिए ही ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, अगर फर्ज करें स्कूल में जैसे टीचर्स होती हैं या फिर कोई ऐसे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे इस तरह से लोग काम करते हैं, तो क्या उधर भी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की जगह है? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कहीं भी उस जगह पे जहाँ पे लोग काम कर रहे हो, अब वो किस नौयत का काम हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, हम इंसान तो है ना। ठीक है। तो जहाँ पे भी कोई भी काम करे, अब जैसे हमारे यहाँ एम्प्लॉयज एक स्कूल में क्या होंगे, टीचर्स होगा, मैनेजमेंट स्टाफ होगा। हमारे यहाँ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे जो प्रिंटर्स होंगे, जो लोअर लेवल के स्टाफ हैं, जो लेबर है, सारे एम्प्लॉयज हैं। तो बिल्कुल। कहीं पे भी कुछ लोग जो काम कर रहे हैं उनको, हर किसी को एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। ठीक, अगर अब मैं आपसे कहूँ कि मतलब अगर आप कुछ कहना चाहें मेरी ऑडियंस को ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में या नौकरी के बारे में कुछ भी ऐसा मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज। मेरी तरफ से एक मैसेज मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी आपकी ऑडियंस है, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि कभी भी साइकोलॉजिकल हेल्प मांगने से ना डरें, एक्सेप्ट करें कि किसी को भी, आपको भी, आपके घर में, आपके बच्चे, आपका काम, किसी में भी ये एक नॉर्मल चीज है। इसके ऊपर जो स्टिग्मा इतना ज्यादा, इसके ऊपर वो जो टैबू लगाया हुआ है कि जी पागल लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, खुदारा इस स्टीरियोटाइप से बाहर आए। अगर जरूरत है तो हेल्प मांगे, हमारे जैसे लोग अवेलेबल हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन हमारा माशरा जो है वो उसने इतना ज्यादा इसके ऊपर एक स्टिग्मा अटैच कर दिया है कि लोग सोचते हैं कि मैं अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बिल्कुल। क्या लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूँ, क्या लोग सोचेंगे कि मेरे साथ कोई जो है वो गलत चीज हो रही है या मैं सही नहीं हूँ। ट्रस्ट करें, हेल्प सीख करेंगे तो बहुत मसले जो कि मसले नहीं होते हैं सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए होता है कभी कभी। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते तो कोई ऐसा मुखलिस दोस्त ढूंढें जो कि सिर्फ आपकी बात सुने, एक आउटलेट हो जहाँ पे आप बात करें किसी से। मैं सबसे ये कहती हूँ कि वो लोग बहुत खुश नसीब है जिनके पास अच्छे दोस्त हैं जो कि उनकी बात सुनते हैं। तो हमें ट्रेन किया गया है कि हम कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, हम कभी भी किसी को बुरा नहीं या कोई अलग बात नहीं उनके फील कराएंगे। हमारा काम है कि हम लोगों की मदद करें। सो मदद करने, मांगने के लिए कभी भी ना झिझकें, बिकॉज ये पहला स्टेप है आपकी अपनी बेटरमेंट के लिए, आपकी अपनी खुशहाली के लिए। एंड इस दुनिया में जहाँ पे स्ट्रेस इतना ज्यादा हो चुका है तो अब लोगों को जरूरत है, लोग अवेलेबल हैं, उनसे प्लीज हेल्प मांगे और अपने इश्यूज को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला और अपने ये इतनी कीमती मालूमात जो लोगों तक पहुंचाई, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या है और कौन है। तो ये बहुत अहम चीज थी जो लोगों तक पहुंचे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और आप मेरे चैनल पे आके बताया। आपने बहुत शुक्रिया आपका भी धनक कि आपने मुझे कंसिडर किया इस काम के लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कॉज है ये। एंड
जितने लोग जो हैं वो इससे फायदेमंद होंगे, उतने लोगों को आपकी भी दुआ लगेगी, और इस नेक काम में आपने मुझे भी शामिल कर लिया है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज एन ऑनर बीइंग हियर, सीरियसली। इट वाज एन ऑनर फॉर मी एज वेल कि मतलब एक टीचर को इंटरव्यू करना इट्स लाइक द बिगेस्ट ऑनर आई थिंक। मुझे इतनी खुशी है कि आपने वक्त निकाला और आप आई। एनी टाइम फॉर दिस नोबल कॉज, एनी टाइम। थैंक यू तनक। क्योंकि मैं शायद आपको आगे भी अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है तो मैं आपको शायद वापस से परेशान करूं। इंशाल्लाह जरूर। आई एम ऑलवेज available for a good cause that you are doing, and ये जो mental health और इन सारी चीजों की जो अवेयरनेस है, ये सीरियस जरूरत है इस वक्त जनक। मतलब मेरे ख्याल से जितनी ज्यादा इस चीज की मालूमात लोगों को हो, उतना ज्यादा लोग फायदा उठाएंगे इससे। आई एम ऑलवेज विद यू इफ यू वांट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे इंशाल्लाह हम फिर किसी वीडियो के लिए इंशाल्लाह वापस से कोलैबोरेट करेंगे। आप बहुत अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। थैंक यू धनक। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया सुकैना कि आपने हमें इतनी अपने इतनी सारी चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन दी जो कि हमारी आवाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि वो समझ सकें कि ये दोनों फील्ड्स बिल्कुल अलग हैं लेकिन साथ साथ मिलकर ही काम करती हैं। राइट? बिल्कुल धनक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड दैट्स मीन अ लॉट कि अगर मेरी बातें या एज बीइंग एन एचआर पर्सन मैं कहीं छोटा मोटा चेंज भी लेकर आ सकूं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, एंड इट्स जस्ट एन प्रिविलेज फॉर मी। बड़ी इज्जत की बात है मेरे लिए। कभी दोबारा आपको अप्रोच करने का मौका मिले, आई एम ऑलवेज हियर फॉर distributing knowledge and sharing knowledge with the people. I will love that. मैं बहुत खुश होंगी अगर कभी भी ऐसी बात हुई, खासतौर पे एचआर ऑर्गेनाइजेशन को लेते हुए। मैं बहुत पसंद करूंगी कि आप वापस आए। अगर अभी आपको मेरे व्यूअर्स को कोई एक मैसेज देना है तो क्या देना चाहेंगी? कोई मैसेज देना चाहेंगी? अगर हमारी यंग जनरेशन देख रही है, यंग जनरेशन सुन रही है, या हमारे एचआर के लोग सुन रहे हैं, प्लीज वैल्यू इंडिविजुअल पर्सन। हर डोमेन का, हर एक्सपर्टीज को पहले पूरा पढ़ें, उसको समझें कि फला डिग्री अगर हम कर रहे हैं या हम किसी डोमेन के एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारे अंडर क्या क्या चीजें आती हैं और हमारे अंडर क्या क्या चीजें नहीं आती। बिकॉज बहुत फाइन लाइन है, हम दूसरे ऑक्यूपेशन में चले जाते हैं, हम दूसरों के काम करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी आगाही से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और लोगों में नॉलेज शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कभी थैंक यू सो मच जनक, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्तकबिल में मुझे जरूरत हुई किसी वीडियो में आपको लाने की, मैं बिल्कुल चाहूंगी आप वापस आए। मैं आपको तंग करूंगी शायद दोबारा। जरूर जरूर, ऑलवेज हियर टू शेयर नॉलेज, ऑलवेज हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर निदा सुमरो से मिलकर और मिस सुकैना जफर सियाल से मिलकर आपको अंदाजा हुआ होगा कि एचआर और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं, और दोनों का काम थोड़ा एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन साथ मिलकर ही वो काम करते हैं। एक का काम ये है कि वो लोगों को नौकरी दे, तो दूसरा का काम ये है वो देखे क्या ये शख्स इस नौकरी के लिए वाकई में सही है, क्या ये कर सकेगा कि नहीं, क्या इसका रवैया ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अकेले काम नहीं कर सकता और हमें एक टीम में काम करने वाली की जरूरत है। कि ये तो नहीं कि सिर्फ टीम में काम कर सकते, अकेले काम नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकता। ये देखता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, और वो ट्रेनिंग्स देते हैं, और वो ट्रेनिंग भी एचआर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट मिलकर देखते हैं। इसका कोई हरगिज नहीं है कि कहीं पर भी किसी का काम भी कम है, दोनों उतने ही अहम हैं। एक दफ्तर को चलाने में, एक जगह को चलाने में, चाहे वो स्कूल हो तो चाहे वो कोई कंपनी हो तो कोई फैक्ट्री हो या कोई अस्पताल हो, इनका काम हर जगह है और ये हर जगह काम कर सकते हैं एक
ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट के नाते, एक HR होने के नाते लोगों के लिए जो वहाँ काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और अगर किसी को इस वीडियो को देखने की जरूरत है, उनको समझ में नहीं आता कि इन दोनों में फर्क है, HR ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट कौन है, इनको पता ही नहीं है, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे एक कमेंट भी कीजिएगा बताने के लिए ये वीडियो आपको वाकई कैसी लगी और आप आगे क्या देखना चाहेंगे। मेरे साथ इस सफर पे रहिए ताकि आपको नई नई बातें, नई नई चीजें पता चलती रहें, शायद जिनके बारे में आपको पता भी ना हो, या शायद अगर पता हो तो शायद इतने अच्छे से पता ना हो। तो मुझे उम्मीद है आपसे मैं बहुत जल्द मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।